नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद मृत्युंजय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज पे हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट पे स्टार्टिंग कर रहे हैं। एक तो हम लोग सुबह सुबह चर्चा करते हैं 5 बजे, इतिहास जानने के साधन। तो उसमें हम लोगों का वीडियो का सेगमेंट चल रहा है और बहुत डिटेल से हम लोग पिछले साल के प्रश्न पर चर्चा कर रहे हैं और जो नए प्रश्न बन सकते हैं उन पर भी चर्चा करते हैं। दोस्तों आपका एक नया सेगमेंट स्टार्ट कर रहे हैं पाषाण काल से प्राचीन इतिहास का, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो हम लोग एक नई सीरीज ये भी स्टार्ट कर रहे हैं जिससे आपका सिलेबस जल्दी कवर होगा। दोस्तों जिन लोगों का इतिहास मैंने देखा है बहुत स्ट्रांग होता है, लेकिन उनके दो पोर्शन बहुत वीक होते हैं। एक पाषाण काल जिसे स्टोन एज कहते हैं, एक राजपूत इरा, क्योंकि वो राजपूत इरा में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कब चोल आए, कब चंदेल आए, कब राजपूत आ गए, कहाँ चालुक और कहाँ कहाँ पे। ये भी हम लोग बहुत चर्चा करेंगे डिटेल से। तो यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे स्टोन एज की, और स्टोन एज को दोस्तों तीन भागों में वैसे बांटा गया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। और पूरा पाषाण काल को भी दोस्तों तीन भागों में बांटा गया है। तो ये डिवाइडेशन किसने किया, ये पाषाण काल का ये जानेंगे। और पाषाण काल का सबसे पहले डिवाइडेशन किसने किया था, क्या यही विभाजन था जो अभी हम लोग पढ़ते हैं? नहीं। तो ये जॉन लुबाक ने किस तरीके से डिवाइडेशन किया, किस किताब में डिवाइडेशन किया, विभाजन किया, ये पाषाण काल का वो भी जानेंगे। इसे पाषाण काल क्यों कहते हैं ये भी जानेंगे। और पाषाण काल से रिलेटेड जितने भी चपरासी, खलासी, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी या जितने भी सिविल सर्विस में अभी एग्जाम में जब प्रश्न पूछे गए हैं उनकी भी यहीं पे इसी टॉपिक में चर्चा कर लेंगे। तो दोस्तों आप आगे बढ़ने से मैं आपको बस इतना बताना चाहूँगा कि डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, तो जो लोग टेलीग्राम से जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं। और वहाँ इन्फॉर्मेशन कुछ जल्दी आ जाती है और इतिहास की क्विज वगैरह भी चलती है, तो उसका आपको फ़ायदा होगा। तो दोस्तों आपको सबसे पहले, आपको पाषाण काल पढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने जब पृथ्वी के उद्भव की अगर आपने किसी ने पढ़ा होगा तो उसमें एक युग आता है नूतन युग, जिसे या सिनोजोइक युग कहते हैं, जिसे चार भागों में बांटा गया है: प्राइमरी, द्वितीयक युग, तृतीयक युग और चतुर्थक युग। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वार्टरनरी। तो दोस्तों आपको इसमें जो न्यूटन युग का या सेनोजिक युग का विभाजन किया गया है, आपको बस तृतीयक और चतुर्थक युग याद रखना है, क्योंकि इन्हीं से एग्जाम में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो तृतीयक युग से एक प्रश्न क्या पूछा जा चुका है, फिर दोस्तों तृतीयक युग को भी बांटा गया है और चतुर्थक युग को भी डिवाइडेशन किया गया है। तो आपको इन इन चीज़ों ईओसिन, ओलोगोसिन, मायोसिन से कोई मतलब नहीं है। मतलब आपको क्या है, जो सिनोजिक युग का तृतीयक युग था, इसका एक युग था प्लायोसिन। तो दोस्तों प्लायोसिन युग को ही आपको याद रखना है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों ये जो मानव सम जिसके बारे में हम पढ़ेंगे पूरे पाषाण काल में, तो बस ये प्लायोसिन में ही मानव सम की उत्पत्ति हुई। तो आपको ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्लीन बोल्ड हो जाएंगे अच्छे अच्छे लोग। तो आपको क्या याद रखना है कि प्लायोसिन, ये जो जितना भी पाषाण काल में जितने मानवों की पढ़ेंगे, चाहे निएंडरथल, निरेक्टेस, क्रोमोमैग्नान, ये सब किसमें उत्पन्न हुए? प्लायोसिन। प्लायोसिन किसका भाग है? तृतीयक युग का। और तृतीयक युग किसका भाग है? सिनोजोइक युग का। अब दोस्तों सिनोजोइक युग का जो चतुर्थक भाग है इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो आप तो ये तो समझ गए होंगे कि प्लायोसिन में होमोनिड की उत्पत्ति हुई। आप ये मत समझिएगा कि मानव का पूर्वज कौन लंगूर वो बंदर था, बंदर नहीं था, मानव सम। तो दोस्तों आपको अब हम चलते हैं चतुर्थक युग में। तो अभी हम लोग नूतन युग का चौथा भाग कौन है? चतुर्थक युग। तो दोस्तों इसे भी दो भागों में बांटा गया है, एक प्लिस्टोसिन युग, एक होलोसिन युग। तो प्लिस्टोसिन युग में दोस्तों क्या हुआ, ये है 10 लाख वर्ष से 12,000 ईसा पूर्व। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रहे हैं, अच्छे अच्छे लोग, आपको ये बात पता नहीं होगी लोगों को। तो आपको ये क्वार्टरनी युग में क्या होता है? प्लास्टोसिन और होलोसिन। तो दोस्तों होलोसिन युग कौन सा युग है? तो 12,000 ईसा पूर्व से आज तक जितना भी समय चल रहा है वो क्या है? होलोसिन। तो दोस्तों इसमें ये प्लिस्टोसिन से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसमें क्या हुआ, मानव सम था, जो होमोनिड्स था, जो प्लायोसिन की बात कर रहा हूँ, तो उसमें मानव में बदला। जो हम लोग आज मानव जो समय चल रहा है वो कौन सा युग चल रहा है? होलोसिन। तो आपको ये एग्जाम व्यू से याद रखना है। अब हम लोग चलते हैं सीधे सीधे अपने टॉपिक पे दोस्तों। तो सबसे पहले इतिहास पे ही बात कर ली जाए। इतिहास को जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको एक बैकग्राउंड ले लेते हैं। इतिहास को तीन भागों में एंशिएंट हिस्ट्री को बांटा गया है: प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। तो दोस्तों प्री हिस्ट्री क्या होती है और प्रोटो हिस्ट्री क्या होती है और हिस्ट्री क्या होती है उसकी भी चर्चा करेंगे। तो प्री हिस्ट्री दोस्तों होती है जहां मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता हो, इसे क्या कहते हैं? प्राग इतिहास। और प्राग इतिहास के जनक कौन थे वो भी मैं आपको अगली वीडियो स्लाइड में बताऊंगा। प्रोटो हिस्ट्री दोस्तों क्या होती है, जिसमें मानव लिपि तो जानता है लेकिन हम लोगों ने अभी तक पढ़ी नहीं है, लेकिन पढ़ी नहीं जा सकी है। इसमें कौन से सभ्यता आती है? सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक कल्चर वगैरह भी करेंगे। तो ये इसे क्या कहते हैं? प्रोटो हिस्ट्री को आद्य इतिहास। और दोस्तों इतिहास किसे कहते हैं? जिसकी लिपि हो, तिथि हो, जिसका कार्य कारण का संबंध हो,
जिसका परीक्षण हो सके, जिस क्रमिक हो, वैज्ञानिक हो, इसे दोस्तों इतिहास कहते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि ये इतिहास हम लोग ऐसे ही वैसे भी पढ़ रहे हैं, क्या क्यों कैसे। तो आप ये समझ गए होंगे कि प्राग इतिहास क्या है, आद्य इतिहास क्या है और इतिहास क्या है, इन तीनों में डिफरेंस समझ गए होंगे। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं पाषाण काल। तो ये पाषाण काल इसे क्यों कहते हैं और ये पाषाण काल का डिवाइडेशन किस तरीके से किया गया है, किस इतिहासकार ने किया गया है, उसकी हम लोग अगली स्लाइड में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये टाइम पीरियड दिया है, ये दिया है वैश्विक नज़रिए से। 5 लाख वर्ष ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक पाषाण काल शुरू होता है। लेकिन आप ये टाइम पीरियड पे कभी चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि अलग अलग किताबों में अलग अलग चीज़ें लिखी होती हैं। लेकिन भारत में अगर देखा जाए एक बेसिक जानकारी, तो 2.5 लाख ईसा पूर्व से क्या शुरू होता है, पाषाण काल। और इसे पाषाण काल दोस्तों कहते क्यों हैं, क्योंकि इस युग में मानव ने अपना अभिनव पहाड़ों से नीचे किया, पत्थरों के टुकड़ों से अपना जीवन जिया। क्योंकि इस युग का मानव अपने उपकरणों का जो प्रयोग करता था वो पत्थरों का प्रयोग करता था। तो दोस्तों इसे पाषाण काल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो मानव था उसने जितने भी उपकरणों का प्रयोग किया पत्थरों के प्रयोग किए, इसलिए इसे पाषाण काल कहते हैं। अब दोस्तों जैसे जैसे समय बदला वैसे वैसे मानव भी बदला। मानव ने पत्थर के साइजों को और छोटा कर दिया, वो और घातक होते चले गए, और घातक होते चले। आज के मानव ने पत्थरों के साइज को इतना छोटा कर दिया, परमाणु बम बन गए हैं। तो दोस्तों इस तरीके से मानव के क्रम हथियारों में छोटे और घातक होते चले गए पाषाण काल में। और धीरे धीरे मानव के जीवन में और क्या चेंजमेंट आया दोस्तों, पहले जो मानव पाषाण काल में रहता था वो उसकी सोच में भी धीरे धीरे परिवर्तन आया। पहले वो रहता था झुंड में, लेकिन अब कैसे रहने लगा, प्रेजेंट टाइम व्यक्तिवाद की ओर बढ़ा धीरे धीरे। जैसे जैसे समय बढ़ाता जा रहा है, सामुदायिकता से व्यक्तिवाद की ओर मानव बढ़ता जा रहा है। और प्रेजेंट टाइम भी मानव व्यक्तिवादी होता चला जा रहा है, अपने बारे में सोच रहा है। और दोस्तों अब हम चलते हैं कि ये पाषाण काल था जिसको हम लोग पढ़ेंगे, तो इसे बेसिकली 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो दोस्तों आपको आज इस वीडियो में हम लोग बहुत आपको डिटेल से, पूरी मेरी तरफ से कोशिश रहेगी कि आपको पाषाण काल आज पूरा समझ में आ जाए और आपका एक भी प्रश्न सॉल्व ना हो जाए, क्योंकि पाषाण काल बहुत लोगों को समझ में ही नहीं आता आज तक। तो दोस्तों पाषाण काल को आप ये समझ गए होंगे कि पाषाण काल इसे किसने कहा, मतलब इसका ये पाषाण काल क्यों कहा जाता है। अब आप ये भी समझ गए होंगे कि पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। और दोस्तों अब पूरा पाषाण काल जो है इसे भी 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भागों में बांटा गया है पूरा पाषाण काल को, वो भी आपको आपको अगली स्लाइड में बताएंगे। दोस्तों ये जितने भी युग हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, इन तीनों के अपने अपने जनक हैं। तो इनके कौन कौन से जनक हैं वो भी हम अगली स्लाइड में बताएंगे। और ये जो त्रिस्तरीय विभाजन किया गया है पेलियोलिथिक एज या पूरा पाषाण काल का, वो भी आपको बताएंगे। तो आप ये याद रखिए स्लाइड में कि पाषाण काल का विभाजन 3 भागों में किया गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। अब दोस्तों चलते हैं, ये तो हमने आपको बता ही दिया कि पाषाण काल का 3 भागों में विभाजन किया गया है, और इसका भी दोस्तों 3 भागों में विभाजन किया गया है। और ये 3 भागों में किसने विभाजन किया, कौन से इतिहासकार थे, उनका नाम एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों पूरा पाषाण काल में क्या थे, हथियार छोटे थे, घातक थे। समय बदला, मध्य पाषाण काल में और छोटे और घातक हो गए। समय बदला और छोटे और घातक हो गए। तो पूरा पाषाण काल में दोस्तों इसके जनक कौन थे, रॉबर्ट ब्रूस फुट। और मध्य पाषाण काल के जनक कौन है, नव पाषाण काल के कौन जनक हैं, इनकी भी हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों अब हम चलते हैं सीधे सीधे, आपको एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता दें कि आप पाषाण काल के जो थे, ये पूरे पाषाण काल के जनक कौन थे, तो अलेक्जेंडर कानिंगम। ये भी एग्जाम में प्रश्न आता है और अच्छे अच्छे क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। लेकिन ये जो पाषाण काल के तो जनक आप जान गए, लेकिन अब तीनों पाषाण काल के जनक कौन कौन थे इनकी भी चर्चा करते हैं। तो पाषाण काल के जनक अलेक्जेंडर कानिंगम, पूरा पाषाण युग के जनक रॉबर्ट फुर्स। आप 2 पॉइंट तो जान गए होंगे। तो दोस्तों ये पूरा पाषाण काल जो हम पढ़ रहे हैं, जो 3 भागों में पाषाण काल को बांटा गया है, पूरा मध्य पाषाण काल, नव पाषाण। तो हम लोग चालू करेंगे इस वीडियो में पूरा पाषाण काल, अगली वीडियो में जान लेंगे मध्य पाषाण काल, और लास्ट वीडियो में जानेंगे नव पाषाण, दूसरी वीडियो में जानेंगे मध्य का साल, और लास्ट वीडियो में जान लेंगे नव पाषाण काल। और एक चौथी वीडियो में हम लोग जितने भी पिछले साल के प्रश्न आए हुए हैं, जितने भी चपरासी खलासी से लेके जितने भी एग्जाम हुए हैं अभी तक, सबकी यहाँ पे चर्चा कर लेंगे चौथी वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो में चर्चा करते हैं पूरा पाषाण काल, तो जिसे इंग्लिश में पेलियोलिथिक एज कहते हैं। इसके जनक कौन थे, रॉबर्ट ब्रूस फुट। और इसे दोस्तों भागों में बांटा गया है, 3 भागों में पूरा पाषाण काल को, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। और ये 3 भागों में किसने बांटा, कौन इतिहासकार थे, वो भी दोस्तों अगली स्लाइड में चर्चा करेंगे। तो निम्न पूरा पाषाण काल का बेसिकली कौन सा टाइम पीरियड होता है, 2.5 लाख ईसा पूर्व से 1 लाख ईसा पूर्व।
और मध्यपुरा पाषाण काल का क्या होता है 1 लाख से 40,000 ईसा पूर्व, और इसका 40,000 से 900। लेकिन आप टाइम पीरियड पे विशेष ध्यान मत दीजिए क्योंकि ये अलग अलग किताबों में अलग अलग लिखा होता है। तो दोस्तों आप ये समझ गए होंगे कि पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। और इस वीडियो में हम लोग ये पूरा पाषाण काल की चर्चा कर रहे हैं। इसे भी 3 भागों में बांटा गया है, ये भी समझ गए हैं। अब हम चलते हैं सीधे सीधे एग्जाम आप व्यू से, आपको चलते हैं पाषाण काल पे। तो दोस्तों पहले तो आपको यही एग्जाम में पूछा जा चुका है कि प्राग इतिहास के जनक कौन है, रॉबर्ट ब्रूस फुट। तो आपको ये क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना। अब जो पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, पूरा, मध्य और नव पाषाण, तो आप पूरा पाषाण काल के जनक तो समझ गए हैं रॉबर्ट ब्रूस फुट, लेकिन मध्य पाषाण काल के जनक कौन है, सीएल कार्लाइन। और सीएल कार्लाइन क्यों मध्य पाषाण के जनक थे, ये हम लोग अगली वीडियो में बताएंगे आपको। नव पाषाण काल के जनक दोस्तों कौन है, जॉन लुबाक। ये जॉन लुबाक क्यों नव पाषाण काल के जनक थे, ये भी आपको बताएंगे। दोस्तों आपको पहले तो ये तो हम बता ही चुके हैं कि ये पाषाण काल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये देखो ये हमने आपके लिए लिखा है कि पाषाण काल में मानव का हथियार पाषाण निर्मित थे, इसलिए विद्वानों ने क्या किया, इसका नाम पाषाण काल रख दिया। तो दोस्तों आप ये तो समझ गए होंगे कि पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। ये मध्य सिंगल है और ये नव। तो दोस्तों क्या ये जो पाषाण काल का विभाजन किया गया था ऐसे ही किया गया था पूरा और मध्य और नव पाषाण काल, नहीं। सबसे पहले जो जॉन लुबाक थे, जॉन लुबाक ने क्या किया था कि सबसे पहले पाषाण काल का विभाजन पूर्व पाषाण और मध्य पाषाण काल में किया था। तो आपको ये विभाजन किया गया था कब, 1865 में जॉन लुबाक ने। और जॉन लुबाक का दूसरा नाम क्या है, लॉर्ड एवेबरी। अगर ये पूछा जाए कि लॉर्ड एवेबरी के नाम से कौन जाना जाता है, तो जॉन लुबाक। तो दोस्तों जो पाषाण काल का विभाजन किया था पूर्व पाषाण और नव पाषाण काल में जॉन लुबाक ने, तो कौन सी किताब में किया था, तो दोस्तों जॉन लुबाक की एक किताब थी प्री हिस्टोरिका टाइम्स। तो प्री हिस्टोरिका टाइम्स में सबसे पहले इन्होंने ये पाषाण काल को पूर्व पाषाण काल और नव पाषाण काल में बांटा था। और ये किताब कब पब्लिश हुई थी, जॉन प्री हिस्टोरिका टाइम्स, तो ये 1865 में। दोस्तों लेकिन आपको एक ये तो आपको पता चल गया होगा कि पाषाण काल का जो प्रेजेंट टाइम विभाजन है ये अब बाद में हुआ, लेकिन पहले हो गया पूर्व पाषाण नव पाषाण। लेकिन दोस्तों ये एग्जाम में पूछा जा चुका है टीजीटी पीजीटी के कि पाषाण काल, कांस्य काल और लोह युग का त्रिविधि विभाजन किसने किया, तो ये किया था थॉमसन ने। इन्होंने ये जो जितने भी उपकरणों के आधार पे ये किया था, तो आपको ये भी याद रखना है दोस्तों। अब आपको अगला क्या याद रखना है कि ये जो पूरा पाषाण काल हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, इसका भी जो निम्न और मध्य और उच्च में डिवाइजेशन किसने किया, कि दोस्तों ये हैं जॉन लार्तेन, जो अभी हम लोगों ने पिछली स्लाइड में चर्चा की है कि पूरा पाषाण काल का विभाजन निम्न पूर्व, मध्य पूर्व और उच्च पूर्व में किसने किया, लार्तेत ने किया। तो आपको ये लार्तेत का नाम याद रखना है। तो आप ये सबके पाषाण इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब दोस्तों चलते हैं पाषाण काल में। ये विभाजन किया है लार्तेत ने, आपको बताया है मैंने, लार्तेत, लार्तेत एक थे, उन्होंने किया था। तो ये पाषाण काल का विभाजन दोस्तों कैसे हो गया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल का इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। तो पूरा पाषाण काल को दोस्तों 3 भागों में बांटा गया है, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। और इन तीनों की हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो में, जितने भी पिछले साल के प्रश्न आए हैं उनकी भी चर्चा करेंगे। और ये विभाजन किसने किया, लार्तेत ने। तो दोस्तों अब हम लोग चलेंगे निम्न पूरा पाषाण काल पे। तो निम्न पूरा पाषाण काल दोस्तों क्या था, ये पूरा पाषाण काल का एक भाग है, इसे लोअर पेलियोलिथिक एज भी कहते हैं। इसके दोस्तों जनक थे दो। तो दोस्तों ये जो निम्न पूरा पाषाण काल था, कौन सा वाला, ये वाला हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आप लोगों का ये आज टॉपिक बिल्कुल पोस्टमार्टम इसके करके ही मानेंगे। ये निम्न पूरा पाषाण काल पढ़ रहे हैं, उसके बाद मध्य पूरा पाषाण काल पढ़ेंगे, उसके बाद उच्च पूरा पाषाण काल पढ़ेंगे। ये तीनों किसके हैं, पूरा पाषाण। तो दोस्तों जो निम्न पूरा पाषाण काल हम चर्चा कर रहे हैं, तो इसके जनक थे रॉबर्ट ब्रूस फुट। और ये जो निम्न पूरा पाषाण काल की संस्कृतियां एक तो नॉर्थ में पनपी और एक दक्षिण में पनपी। तो नॉर्थ भारत में जो संस्कृतियां निम्न पूरा पाषाण काल की पनपी और दक्षिण में कहाँ पनपी, ये भी चर्चा करते हैं। तो निम्न पूरा पाषाण काल की जो पहली संस्कृति थी वो सोहन नदी घाटी की संस्कृति से कहा जाता है। सोहन नदी कहाँ है, किसकी सहायक नदी है, किसने रिसर्च की, सब भी चर्चा करेंगे। दक्षिण में दोस्तों जो निम्न पूरा पाषाण काल की उत्पत्ति हुई वो मद्रासी संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। और क्या जाना जाता है वो भी हम लोग अगली स्लाइड में चर्चा करेंगे। तो आप लोग इजीली आपको समझाने के लिए, आप उत्तर में निम्न पूरा पाषाण को कहते थे सोन नदी घाटी की संस्कृति और दक्षिण में कहते थे मद्रासी संस्कृति। और दोस्तों ये सोन नदी घाटी, इसका नाम, इसके जनक कौन थे, तो डीएन वाडिया थे। आपको ये भी याद रखना कि सोन नदी घाटी के जनक डीएन वाडिया थे। इनने 1928 में क्या किया था, सोन नदी घाटी का उत्खनन किया था।
और ये दक्षिण भारत में जिसे मद्रासी संस्कृति कहते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा मद्रास। तो मद्रास में कौन सी नदी थी? कोर्तयाल नदी घाटी संस्कृति। तो उत्तर में थी दोस्तों सोन नदी घाटी, दक्षिण में थी कोर्तयाल नदी घाटी, और ये कहाँ है? मद्रास में। तो इसके तो जनक, सोन नदी घाटी के तो जनक हो गए डीएन बाडिया, और ये कोर्तियाल नदी घाटी संस्कृति के जनक कौन थे? रॉबर्ट ब्रूसफुट। ये भी आपको याद रखना। तो इन्होंने क्या किया था? कौन से इन्होंने दोस्तों क्या किया? पल्लवरम से एक पाषाण उपकरण खोजा था। तो अब ये आप ये इस स्लाइड में आपको क्या याद रखना कि उत्तर में सोन नदी घाटी, दक्षिण में मद्रासी संस्कृति, और ये इधर डीएन बाडिया और इधर रॉबर्ट ब्रूसफुट और कोर्तियाल नदी घाटी। अब दोस्तों जब ये डीएन बाडिया ये जब सोन नदी घाटी का उद्खनन कर रहे थे, तो ये सोन घाटी किसकी सहायक नदी थी? सिंध की सहायक नदी। और ये इसकी उत्पत्ति सोन नदी की कहाँ होती है? पीर पांजाल से होती है। और ये अंतिम बहाव क्षेत्र किसमें मिल जाती है? पाकिस्तान पंजाब के नमक की पहाड़ियाँ हैं जिसे साल्ट रेंज भी कहते हैं, ये वहाँ जाके इसका ये विलीन हो जाती है। तो दोस्तों ये सोन बाडिया ये कर क्या रहे थे? ये दोस्तों पीर पंजाल से लेके पंजाब की नमक की पहाड़ियों तक खुदाई की थी। लेकिन जब ये खुदाई कर रहे थे, इन्हें बीच में उपकरण प्राप्त हुए। जिसे स्थानों पे इन्हें उपकरण प्राप्त हुए, उन स्थानों को दोस्तों इनने वेदिका या चबूतरा कह दिया। कौन कौन से ये डीएन बाडिया को उपकरण प्राप्त हुए? चापर प्राप्त हुआ, चॉपिंग प्राप्त हुई, पेपुल प्राप्त हुई। और इधर रॉबर्ट ब्रूसफुट को क्या प्राप्त हुआ? पल्लवरम से एक पहले पाषाण उपकरण का प्राप्त हुआ। वो इन्हें रॉबर्ट ब्रूसफुट को कौन सा प्राप्त हुआ? हैंड एक्स। ये पाषाण युग का पहला उपकरण दोस्तों था। और इसके बाद दोस्तों प्रोफेसर किंग ने भी क्या प्राप्त किया? मद्रास से अतिरिक्त पक्रम से एक स्थान इन्होंने पाषाण उपकरण प्राप्त किया। तो आप इसमें ये तो समझ गए होंगे कि निम्न पूरा पाषाण काल दो भागों में डिवाइडेशन किया है, उत्तर भारत, दक्षिण भारत। और उत्तर भारत में सोन नदी घाटी और दक्षिण में मद्रासी संस्कृति। अब दोस्तों हम चलते हैं निम्न पुरा पाषाण काल से, कुछ आपको इंटरेस्टिंग पॉइंट बताएंगे। जैसे जो निम्न पुरा पाषाण काल दोस्तों क्या था? इसके उपकरण कैसे थे? चापर था, चॉपिंग था, पेबुल था, हैंड एक्स था, जिसका रॉबर्ट ब्रूसफुट ने उत्खनन किया था। अब ये एग्जाम में दोस्तों प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न पुरा पाषाण युग के लोगों ने किस पत्थर का प्रयोग किया। तो दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्लीन बोल्ड हो जाएंगे लोग। क्वार्टजाइट या इसे स्फटिक भी कहते हैं। अब दोस्तों इनका खान पान कैसे था? पूरा पाषाण का, ये निम्न पूरा पाषाण काल लोगों का, इन्हें आग की जानकारी नहीं थी। पहले जो मानव सम था या होमोनिड था, ये आग की जानकारी नहीं थी। तो ये खाते क्या थे? मांस खाते थे, पेड़ों की पत्ती खाते थे, फल खाते थे, ये सब कच्चे ही खाते थे। अब दोस्तों ये निम्न पूरा पाषाण काल का मानव का परिवहन क्या था? ये अज्ञात थे। जिस स्थान पर शिकार करते वहीं रहने लगते थे। सामुदायिकता में रहते थे, बड़े बड़े समुदायों में रहते थे। तो ये क्योंकि स्टार्टिंग का मानव था, तो आप ये तो समझ गए होंगे कि खान पान, परिवहन। अब दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि इनकी शारीरिक ये निवास कहाँ थे? एक रहते कहाँ थे? खुले स्थानों पे, पेड़ों के नीचे, शिला के नीचे, पानी के स्रोतों के पास। इनकी शारीरिक संरचना कैसी थी निम्न पाषाण काल मानव के? ये पूरे शरीर पे इनके लंबे लंबे बाल थे। आपने कभी पिक वगैरह देखी हो मानव के विकास की, तो उसमें दिखेगी आपको, इसमें थंबनेल में भी लगी है। इसका परिणाम दोस्तों ये लंबे लंबे बालों से क्या होता है? ये जाड़े, गर्मी और बरसात तीनों से इन्हें सुरक्षा मिलती थी। दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि ये जो निम्न पूरा पाषाण काल का मानव का, ये जो काल का निर्माता कौन था? कौन सा मानव था? तो इस युग के मानव का नाम क्या था? होमो इरेक्टस मानव। ये वेरी इंपॉर्टेंट मानव, आपको नाम याद रखना है कि निम्न पूरा पाषाण काल में मानव का नाम था होमो इरेक्टस मानव। और ये किस पत्थर का प्रयोग करते थे? भारी पत्थरों का प्रयोग करते थे। धीरे धीरे समय बदला तो पत्थर भी छोटे होते चले गए। इसे भारी पत्थरों क्या कहते थे? बोल्डर। और ये होमो इरेक्टस की मानसिक क्षमता कितनी थी? गोरिल्ला जैसी 500 से 750। ये थोड़ी बहुत चेंज भी हो सकती है, अलग अलग किताबों में अलग अलग लिखी होती है। तो दोस्तों आप निम्न पूरा पाषाण काल के बारे में क्या जान चुके हैं? ये नॉर्थ में है, साउथ में है, कौन कौन सी नदी घाटी संस्कृति है, कौन कौन सा उत्खनन हुआ, और इनकी सामुदायिकता, शारीरिक संरचना, और कौन सा मानव रहता था, होमो इरेक्टस वगैरह जान चुके हैं। फिर दोस्तों ये लिपि और भाषा नहीं जानता था निम्न पूरा पाषाण काल, लेकिन ये सामूहिकता में रहते थे, भावनाएं एक दूसरे की समझते थे। अब दोस्तों चलते हैं इनका ये निम्न पूरा पाषाण काल का विस्तार क्षेत्र क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले जो होमो इरेक्टस मानव का इसका निर्माता था, इसका कंकाल प्राप्त हुआ है मध्य प्रदेश के हथनौरा में। ये पहले कंकाल भी है। तो एक तो आपको ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश मतलब होमो इरेक्टस मानव का कंकाल कहाँ प्राप्त हुआ? तो हथनौरा। दूसरा आपको याद रखना है कि नागार्जुन कोंडा और करेमपुरी से निम्न पूरा पाषाण काल के हथियारों का जखीरा मिला है, जिसे हथियारों के जखीरों क्या कहेंगे? आयुध डिपो। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि आयुध डिपो का साक्ष्य कहाँ मिला है? तो नागार्जुन कोंडा और करेमपुरी। अभी हम लोग डिटेल से भी चर्चा करेंगे इनका विस्तार से। तो आप निम्न पूरा पाषाण काल के बारे में जान गए होंगे।
अब हम लोग आपको फिर से एक बार डिटेल बताते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल के तीन भाग हैं, निम्न और मध्य और उच्च। तो हम लोग पहले पढ़ रहे हैं निम्न पूर्व पाषाण काल। तो दोस्तों इसे दो भागों में बांटा गया है, हमने आपको बताया था, नॉर्थ और साउथ। तो नॉर्थ वाले को कहते हैं चापर चाबिंग, ये पेबुल संस्कृति भी कहते हैं, इसे सोन नदी घाटी की भी संस्कृति कहते हैं। और ये जो दक्षिण में जिसे मद्रासी संस्कृति या कोर्तियाल नदी घाटी संस्कृति कहते हैं, इसे दोस्तों इसका नाम है एसोलियन संस्कृति या हेंडाक्स क्लीवर संस्कृति भी कहते हैं। तो दोस्तों ये आपको एक ये किसके तरह वो विभाजन किया गया है, ये उपकरणों के आधार पर विभाजन किया गया है। तो नॉर्थ वाली को कहते हैं चॉपर चॉपिंग पेबल संस्कृति और दक्षिण वाली को कहते हैं एसोलियन संस्कृति या हेंडक्स या क्लीवर। तो आपको ये भी निम्न पूरा पूर्व पाषाण काल से समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों चलते हैं क्लीन बोल्ड होने वाले प्रश्नों पे। तो पहला तो प्रश्न आपको यही याद रखना है कि चॉपर चॉबिंग और पेबुल संस्कृति सर्वप्रथम सोन नदी घाटी से मिले हैं, इसलिए इसे सोन नदी भी कहते हैं। हमने आपको बताया भी है कि ये सोन नदी से ये चॉपर चॉबिंग पेबुल किसने खोजे, डीएन वाडिया ने। तो आपको ये भी याद हो गया। आपको ये भी हमने पिछली स्लाइड में बताया कि सोन नदी किसकी सहायक नदी है, सिंधु नदी की, ये भी बता चुके हैं। आपको दोस्तों ये भी बता चुके हैं कि दक्षिण भारत में निम्न पूरा पाषाण काल को मद्रासी संस्कृति कहते हैं, इसे हैंड एक्स संस्कृति भी कहते हैं, ये भी आपको बता चुके हैं। अब दोस्तों निकलता है क्लीन बोल्ड होने वाला प्रश्न कि हैंड एक्स को कहाँ से प्राप्त किया गया। तो दोस्तों अतरी पक्कम हमने आपको बताया था, लेकिन एग्जाम में बदम दुरे भी पूछा जा चुका है। तो आपको याद रखना कि जो साउथ में निम्न पूरा पाषाण की साउथ संस्कृति है, जिसे मद्रासी संस्कृति कहते हैं, जिसे कोर्तियाल नदी घाटी की संस्कृति कहते हैं, इसमें हैंड एक्स कहाँ से प्राप्त हुआ, तो बदम दुरे और अतरी पक्कम। ये क्लीन बोल्ड होने वाला प्रश्न है दोस्तों, आपको ये याद रखना है। और ये किसने प्राप्त की हैंड एक्स, तो ये प्रोफेसर किंग ने की थी 1864 में, ये भी हम आपको बता चुके हैं। और इस निम्न पूरा पाषाण काल के उपकरणों का निर्माण किन पत्थरों से हुआ, क्वार्टजाइट, ये भी आपको बता चुके हैं, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब दोस्तों चलते हैं अन्य प्रश्नों पे जो पाषाण काल से रिलेटेड है। अब आपको निम्न पूरा पाषाण काल तो समझ में आ गया होगा कि नॉर्थ में था, साउथ में था, और नॉर्थ वाले क्या कहते हैं, साउथ वाले क्या कहते हैं, साउथ में किसने किसने खोजा, नॉर्थ में किसने खोजा। अब दोस्तों हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि निम्न पूरा पाषाण काल का विस्तार क्षेत्र क्या है। तो दोस्तों उत्तरी क्षेत्र में कौन कौन सा है, पश्चिमी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र महाराष्ट्र में, दक्षिणी क्षेत्र में कर्नाटक आता है, आंध्र तमिलनाडु, पूर्वी क्षेत्र उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, इनकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो उत्तरी क्षेत्र में आता है सोन नदी घाटी की संस्कृति, ये हम आपको डिटेल में बता चुके हैं। पश्चिमी क्षेत्र में आता है डिडवाना राजस्थान का, चित्तौड़गढ़ आता है, नागरी आता है। मध्य क्षेत्र में दोस्तों हथनोरा आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नर्मदा नदी घाटी के पास स्थित है मध्य प्रदेश में, और बागोर भी आता है। महाराष्ट्र में दोस्तों है चिरकी नेवासा और गंगापुर, बदने, यसर और बोरी और मेरगांव। दक्षिण भारत में दोस्तों तीन राज्यों में इसका निम्न पूरा पाषाण काल का विस्तार है, कर्नाटक के अनागवाड़ी, येदुरवाड़ी, इदियावापुर और हुड़संगी। ये दोस्तों हुड़संगी एग्जाम में पूछा जा चुका है। आंध्र प्रदेश में दोस्तों प्रकाशम, गिदलूर, नेल्लोर और करीमपुर। तमिलनाडु में दोस्तों पल्लवरम, अतिरिपक्कम, बदमदुरे और माना जनकारान। और दोस्तों पूर्वी उड़ीसा में कौन में आता है, कुलियाना, और पश्चिम बंगाल में दोस्तों बांकुड़ा, पुरुलिया और बीरभूम और मिदनापुर। तो दोस्तों आपको ये मैं बेसिक जानकारी के लिए आप एक बार पढ़ लीजिएगा, आप इतना तो रट तो कोई नहीं पाएगा। तो आपको ये समझ गए होंगे कि निम्न पूरा पाषाण काल में क्या हुआ, बेसिक जानकारी मिल गई आपको विस्तार। अब ये दोस्तों जो प्रश्न पूछे गए हैं वो भी चर्चा कर चुके हैं। ये प्रश्न दोस्तों और पूछे गए हैं निम्न पूरा पाषाण काल से क्या कि 1928 में हमने आपको बताया था कि इन्होंने क्या किया, डीएन वाडिया ने सोहन नदी घाटी में पहला उत्खनन किया था, ये भी सबसे पहले आपको बताया। इसलिए दोस्तों इन्हें सोहन नदी घाटी का पितामह भी कहा जाता है, क्योंकि अभी हम आपको बताए थे कि उत्तर भारत की संस्कृति को सोहन घाटी की संस्कृति कहते हैं, जिसका डीएन वाडिया ने उत्खनन किया। तो इसलिए दोस्तों सोहन घाटी के पिता भी कहा जाते हैं। और दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि जब इन्होंने डीएन वाडिया ने तो उत्खनन किया सोहन नदी घाटी का, उसके बाद किसने संकलन किया, उत्खनन किया, तो उसके बाद सोहन नदी घाटी से मानव आवास और हैंडेक्स किसने प्राप्त किए। अगर ये प्रश्न आए तो एच डी संकालिया। प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा कि सोहन घाटी में मानव आवास एवं हैंडेक्स किसने प्राप्त किया, तो एच डी संकालिया। और सोहन नदी घाटी के कुछ अन्य महत्वपूर्ण स्थल भी याद रख लीजिए, मलकपुर है, चौंतारा है, कलार है, चौमुख है। और इनसे क्या क्या एग्जाम में प्रश्न पूछे जा चुके हैं उनकी भी चर्चा कर लेंगे।
दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो जिन लोगों ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है वो सब्सक्राइब कर लें। अब चलते हैं क्लीन बोल्ड होने वाले प्रश्नों पे। तो दोस्तों आपको ये तो जान चुके हैं कि सोन नदी घाटी का सबसे पहले उत्खनन डीएन वाडिया ने किया, उसके बाद एचटी संगालिया ने किया। इन्होंने मानव आवास और इंडेक्स प्राप्त किए। और सोन नदी घाटी संस्कृति जो नॉर्थ में है, सिंधु की सहायक नदी है, इसके प्रमुख स्थान मलकपुर, चौंतारा, कलार और चौमुख हैं। अब दोस्तों ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्लीन बोल्ड होने वाला, कि सोन नदी घाटी के किस स्थल को उत्तर और दक्षिण की परंपराओं का मिलन स्थल माना जाता है। तो दोस्तों ये आंसर है चौंतारा। चौंतारा क्या है? उत्तर और दक्षिण का मिलन स्थल है। किसका? चौंतारा। तो आपको एक ये याद रखना है। दूसरा प्रश्न दोस्तों ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, घटना चक्र वगैरह में दिया है कि सर्वप्रथम पशुओं का जीवाश्म कहाँ से प्राप्त हुआ। तो दोस्तों ये प्राप्त हुआ नर्मदा नदी घाटी से। ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। और ये दोस्तों ये जो जीवाश्म प्राप्त हुए ये अभी नहीं पूछा जा चुका है कि इन पशुओं को जीवाश्म को कहा क्या गया है, नम दिकस। तो आपको ये इस स्लाइड में क्या क्या याद रखना है कि पशुओं के जीवाश्म सबसे पहले कहाँ मिले हैं, नर्मदा घाटी से। इन जीवाश्म को क्या कहते हैं, नमदिकस। और ये चौंतारा याद रखना है, उत्तर दक्षिण। अगला प्रश्न दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि मध्य प्रदेश के हथनौरा से मैंने जो आपको बताया था कि मानव कंकाल मिला है, इससे असूलियन औजार के साथ साथ असूलियन औजार भी मिले हैं। और इसमें मानव कपाल और हड्डियों का जीवाश्म भी मिले हैं। किन्हें? अरुण सोनकिया को। तो हथनौरा तो मैंने आपको बताया था, अरुण सोनकिया का नाम याद रखना क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। उसके बाद दोस्तों हम लोग चर्चा करते हैं सोन नदी घाटी। तो सोन नदी घाटी में स्थित है बागोर। तो ये प्रश्न पूछा जाता है, बागोर किसने उत्खनन किया। अभी हम लोगों ने आप जो विस्तार अगली पिछली स्लाइड में चर्चा की थी, आप लोग पीछे बैक करके देख सकते हैं। तो बागोर का उत्खनन दोस्तों एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये किया है जीआर शर्मा और जेडी क्लार्क ने। अब दोस्तों आपको ये बागोर से इन्हें मिला क्या, जीआर शर्मा और जेडी क्लार्क को? तो इन्हें बागोर से मिला है। ये बागोर कहाँ है? सोन नदी घाटी। तो ये इन्हें सोन नदी घाटी से प्रश्न पूछा जा चुका है कि सोन नदी घाटी के किस क्षेत्र से पशुओं के जीवाश्म और वेदिका की आकृति मिली है। तो बागोर से। बागोर कहाँ है? सोन नदी घाटी। और बागोर का उत्खनन किसने किया? जीआर शर्मा और जेडी क्लार्क ने। तो आपको ये तो निम्नपुरा पाषाण काल से इतनी बात क्लियर हो गई। तो आपको ये जीआर शर्मा, जेडी क्लार्क, बागोर ये हम लोग चर्चा कर लिए हैं। अब निम्नपुरा पाषाण काल से क्या प्रश्न पूछे गए हैं, ये कि किस स्थल से निम्नपुरा पाषाण काल की प्राचीनतम तिथि ज्ञात होती है, जिसका प्राचीनतम निम्नपुरा पाषाणी स्थल है। तो दोस्तों इसका आंसर है बोरी। बोरी से क्या मालूम होता है, ये जो निम्नपुरा पाषाण काल था इसकी प्राचीनतम तिथि पता चलती है। किससे? बोरी से, कि निम्नपुरा पाषाण काल कहाँ से शुरू होता है। तो एग्जाम में दोस्तों प्रश्न क्या पूछा गया है कि किस स्थल से निम्नपुरा पाषाण काल की प्राचीनतम तिथि ज्ञात की गई है, जिससे यह प्राचीनतम निम्नपुरा पाषाण पाषाण स्थल के रूप में जाना जाता है। तो बोरी का दोस्तों आपको नाम याद रखना, क्लीन बोल्ड होने वाला। ये दोस्तों पाषाण काल थोड़ा बोरिंग है, लेकिन मैं आपके पूरी कोशिश करूंगा कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आपको बोरिंग ना लगे। और पाषाण काल के बाद तो फिर सब वैसे भी इंटरेस्टिंग चैप्टर हैं। फिर दोस्तों ये भी प्रश्न दोस्तों पूछा जा चुका है कि महाराष्ट्र में स्थित किस निम्नपुरा पाषाणिक स्थल से उपकरण निर्माण की कार्यशाला माना गया है। तो दोस्तों ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, निम्नपुरा पाषाण काल। तो इसमें दोस्तों आंसर है चिरकी नेवासा। चिरकी नेवासा को क्या किया गया है, इसे उपकरण निर्माण की कार्यशाला माना गया है। ये चिरकी नेवासा किसका स्थल है? निम्नपुरा पाषाणकालीन स्थल। अब दोस्तों आपको निम्नपुरा पाषाण काल के बारे में बता दें कि उत्तर भारत के गंगाई क्षेत्र, मतलब उत्तर भारत में जो गंगा वाला क्षेत्र है, और दक्षिण में केरल को छोड़ के पूरे भारत में अधिकांशतः निम्नपुरा पाषाण काल के उपकरण प्राप्त हुए। और दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि ये प्रश्न दोस्तों एग्जाम में पूछा गया है कि किस निम्नपुरा पाषाणिक स्थल से 3 जंतुओं के दांतों के जीवाश्म प्राप्त हुए। तो दोस्तों अतिरिपक्कम। और अतिरिपक्कम का नाम प्रोफेसर किंग से भी जुड़ा हुआ है, अभी आप लोग चर्चा कर चुके हैं। तो दोस्तों आप लोग इसका आराम से नोट्स बनाइए और स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं कि मध्य पूर्व पूरा पाषाण काल। दोस्तों हम लोग को क्या पढ़ रहे हैं, पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल को हम लोग निम्न पूरा पाषाण काल की चर्चा कर चुके हैं, अब चर्चा कर रहे हैं मध्य पूरा पाषाण काल। तो दोस्तों उसके जो पहले वाले था जो पूरा पाषाण काल, जो निम्न पूरा पाषाण काल, इसके तो होमो इरेक्टस थे निर्माता, लेकिन इसके निर्माता कौन थे? निएंडरथल। जो मध्य वाले का था, मध्य पूर्व पूरा पाषाण काल के निर्माता कौन है? निएंडरथल मानव।
और इस मानव की विशेषता दोस्तों क्या है, पहला वाला तो क्वार्टजाइट और स्फटिक का प्रयोग करता था, ये करता था चकमक पत्थर, इसे फ्लिंट भी बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो ये चकमक पत्थर का प्रयोग करता था, और इस चकमक पत्थर या फ्लिंट पत्थर से इसने क्या किया, इसने पहली बार दोस्तों आग का आविष्कार कर दिया। इसका प्रयोग इसने आग का पहली बार क्या किया, अपनी सुरक्षा के लिए किया। ये इस पत्थर से इसने सबसे पहले आग का आविष्कार किया, और इस आग के इसका सबसे पहले इसने प्रयोग क्या किया, अपनी सुरक्षा के लिए। और ये सुरक्षा कैसे कहता था, क्योंकि ये दोस्तों क्या करता था, ये जो पहला वाला तो मानव ऐसे जो निम्न पूरा पाषाण काल वाला मानव ऐसे ही घूमता रहता था, कहीं पेड़ों पे, कहीं इधर घुस गया, कहीं इधर नदी किनारे लेट गया। लेकिन जो उसके बाद जो युग आता है मध्य पूरा पाषाण काल, तो मध्य पूरा पाषाण काल में दोस्तों मानव ने क्या किया, गुफा बनाई, गुफा में रहने लगा। और जो आग का आविष्कार किया, ये गुफा के बाहर ही जला देता था, जिससे जानवर डरते थे और गुफा में नहीं आता है। तो दोस्तों प्रश्न एग्जाम में बनेगा कि मध्य पूरा पाषाण युग के मानव को गुफा मतलब कौन से युग को गुफा युग कहते हैं, तो कौन से युग को गुफा युग कहते हैं, मध्य पूरा पाषाण युग। इसे मध्य पूर्व पाषाण काल भी कह सकते हैं और मध्य पूरा पाषाण काल भी कह सकते हैं। तो दोस्तों इसमें दो क्या आपको याद रखना है, आपको ये याद रखना है कि इसके निर्माता निएंडरथल मानव थे, इसने चकमक पत्थर का प्रयोग किया, इसने आग का आविष्कार किया, गुफा में रहने लगा, गुफा के बाहर आग का जला देता था। अब दोस्तों आप ये तो जान गए होंगे कि मध्य पूरा पाषाण काल जो था, कौन सा ये युग है, मध्य पूरा पाषाण युग। तो आपको ये तो याद रखना है कि मध्य पूरा पाषाण युग में मानव गुफा में रहने लगा। और ले दोस्तों गुफा के बाहर ये आग जलाता था, और ये और काम करता था, जिस स्थान पर ये आग जलाता था उसी के नीचे लाशों को दफनाता था। तो अर्थात इससे क्या निकाल सकते हैं कि यह अंत्येष्टि संस्कार का भी इसे ज्ञान हो चुका था, कब, मध्य पूरा पाषाण काल में। पूरा पाषाण काल का ये सेकेंड भाग है, मध्य पूरा पाषाण काल में ये अंत्येष्टि संस्कार का भी जान को था। तो इससे एक बात और इतिहासकार कहते हैं, यह पुनर्जन्म में विश्वास करने लगा था, क्योंकि यह लाशों को आग के नीचे दफन करने लगा था। तो आपको ये याद रखना है, क्या याद रखना है, कि मध्य पूरा पाषाण काल में मानव ने गुफा में रहता था, आग में प्रयोग करता था, निएंडरथल मानव था, चकमक पत्थर का प्रयोग करता था। अब दोस्तों ये जो मध्य पूरा पाषाण काल के युग में क्या क्या हुआ, इसमें श्रम विभाजन भी हुआ। श्रम विभाजन कैसे हुआ कि जो पुरुष होंगे वो जाएंगे शिकार करने, और जो शिकार करके लाएंगे वो अपनी स्त्रियों बच्चों को खिलाएंगे, और स्त्रियां बच्चे दोस्तों क्या करेंगी, पत्थरों का संग्रह करेंगी। तब ये फिर जब ये पत्थरों का खूब संग्रह करेंगी, इकट्ठे करेंगी, और पुरुष करेगा शिकार। और जब ये पुरुष लौट के आएगा शिकार से, तो ये क्या करेगा, स्त्रियों बच्चों के लिए खाने के लिए लाएगा, जो शिकार करके लाएगा वो स्त्रियों बच्चों को खिलाएगा। और ये खाली समय में और क्या करेगा पुरुष, और पत्थरों से बनाएगा हथियार औजार। तो आप ये समझ गए होंगे कि मध्य पूरा पाषाण काल से पत्थर, मानव, गुफा का आविष्कार, आग का प्रयोग, समाज संस्कृति का विकास, और पुनर्जन्म में विश्वास, और श्रम विभाजन में परिचित। तो एग्जाम में अगर प्रश्न पूछा जाए कि किस युग में किस श्रम विभाजन का से मानव परिचित हुआ, तो आपको आंसर लगाना है मध्य पूरा पाषाण काल। बहुत कंफ्यूजिंग पॉइंट है, मैं आपको बहुत कॉन्सेप्चुअल में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों आप ये तो समझ ही गए होंगे कि श्रम विभाजन किस में हुआ, मध्य पूरा पाषाण काल में। इसमें ये भी आपको मैं बता चुका हूँ कि निर्माण करेगा। दोस्तों ये एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि किस युग में मानव ने श्रम का विभाजन किया, तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, मध्य पूर्व पाषाण काल। दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि इनका विस्तार कहाँ है, जहाँ पूरा पाषाण युग के अवशेष मिले हैं। दोस्तों इसके मध्य पूरा पाषाण युग के जैसे मेन कहाँ कहाँ से उपकरण मिले हैं, तो चंदौली से मिले हैं, रायसेन जिले से मिले हैं, वहाँ भीमबेटका की गुफाएं हैं वहाँ से मिले हैं, और बेलन नदी घाटी से मिले हैं, इलाहाबाद के पास है। दोस्तों आपको ये एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि फ्लेक उपकरण सबसे ज़्यादा कहाँ पाए गए हैं, या फ्लेक उपकरण की सभ्यता किसे कहते हैं, तो दोस्तों इसका आंसर होगा मध्य। और ये पूरा याद रखिएगा, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। देखो आपको याद रखना है पूरा पाषाण काल, और इसमें आप लगा दीजिए पूर्व, मध्य और उच्च। तो आपको मध्य पूरा पाषाण काल से क्या के लिए हैं, फ्लेक उपकरण। तो आपको याद रखना है कि फ्लेक उपकरण कहाँ प्राप्त हुए हैं, मध्य पूरा पाषाण काल से। अब दोस्तों हम आपको कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट बताते हैं। तो आप ये तो समझ गए होंगे कि इसके मानव कौन था, निएंडरथल मानव था, चकमक पत्थर का प्रयोग किया, गुफाओं में रहने लगा, गुफाओं के बाद आग जलाई, आग से इसे पुनर्जन्म के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, श्रम का विभाजन हुआ। इस तरीके से आप इतने पॉइंट तो जान ही चुके हैं। ये मध्य पाषाण काल को दोस्तों अन्य नाम किस नाम से जानते हैं, जिस तरीके से हम लोगों ने अभी निम्न पूरा पाषाण काल के बारे में जाना था। तो दोस्तों ये मध्य पूर्व पाषाण काल को जानते हैं 4 नामों से।
नंबर 1 तो नेवासियन संस्कृति के नाम से जानते हैं। नंबर 2 फलक संस्कृति के नाम से जानते हैं। नंबर 3 फलक ब्लेड स्क्रैपर संस्कृति के नाम से जानते हैं। नंबर 4 मुस्तूरियन संस्कृति के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों आपको ये चारों नाम याद रखने हैं। अब दोस्तों मध्य पूर्व पाषाण काल से क्या क्या प्रश्न पूछे जा चुके हैं उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों पहले तो यही प्रश्न पूछा जाता है कि जो महाराष्ट्र में स्थित नेवासा इस संस्कृति का प्रारूप स्थल है। प्रारूप स्थल, तो नेवासा को आपको याद रखना है कि नेवासा जगह किससे संबंधित है, मध्य पूर्व पाषाण काल से। और नेवासे से क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं वो भी चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों प्रश्न यही पूछा जा चुका है कि मध्य और प्रायद्वीपीय भारत में मध्य पुरा पाषाण युगकालीन सभ्यता को किसकी संज्ञा दी गई है। तो दोस्तों संज्ञा दी गई है नेवासा उद्योग को। तो आपको ये याद रखना है कि मध्य और प्रायद्वीपीय भारत है, कैसे ये भारत है तो ये प्रायद्वीपीय जो भारत है और मध्य भारत है, तो इसमें जो मध्य पुरा पाषाण युगीन सभ्यता को किसकी संज्ञा दी गई है, नेवासा उद्योग को। अब दोस्तों नेवासा के बारे में ये जान लेते हैं कि नेवासा स्थित कहाँ है। तो दोस्तों प्रश्न बनेगा कि भारत में सर्वप्रथम इस युग के औजारों की खोज कहाँ हुई और किसने की। तो दोस्तों नेवासा है प्रवरा नदी घाटी महाराष्ट्र में, और इसकी खोज किसने की, HD संकालिया ने। तो आपको ये भी पॉइंट याद रखना है। उसके बाद दोस्तों ये एग्जाम असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में पूछा गया था एक बार कि राजस्थान के थार में से प्राप्त मध्य पूर्व पाषाण काल के उपकरणों को किसने लूनी उद्योग की संज्ञा दी है। तो दोस्तों BN मिश्रा ने दी है। तो आपको BN मिश्रा का नाम याद रखना। दोनों दोस्तों लूनी नदी कहाँ से निकलती है, राजस्थान से निकलती है, गुजरात में आके इधर विलीन हो जाती है जाके। तो दोस्तों आपको ये याद रखना है कि राजस्थान के थार से प्राप्त मध्य पूर्व पाषाण काल के उपकरणों को लूनी उद्योग की किसने संज्ञा दी है, BN मिश्रा ने। दोस्तों आपको एक ये भी याद रखना है कि ये मध्य पूर्व पाषाण काल चल रहा है, इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, उच्च पूर्व पाषाण काल। तो दोस्तों इसमें पूछा गया था कि गंगा नदी मैदान में मानव सभ्यता का सर्वाधिक पुरातन अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों इसका आंसर था कालपी। एक प्रश्न एग्जाम में और पूछा जा चुका है कालपी से रिलेटेड कि कालपी से किस काल के पत्थर एवं हड्डियों से बने औजार दोनों ही साथ साथ मिलते हैं। तो मध्य पूर्व पाषाण काल। तो आप दोस्तों इस स्लाइड में आपको क्या याद रखना है, आपको ये चारों नाम याद रखने हैं। नेवासा याद रखना है, नेवासा कहाँ है, प्रवरा नदी महाराष्ट्र में है, HD संकालिया ने इसकी उत्खनन किया। कालपी याद रखना है, और कालपी ये लूनी उद्योग से BN मिश्रा। तो आपको ये 5-6 पॉइंट इसमें याद रखने हैं। अब दोस्तों चलते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट सेगमेंट में कि मध्य पुरा पाषाण काल का विस्तार कहाँ हुआ। जैसे अभी हम लोगों ने चर्चा की थी निम्न पुरा पाषाण काल की। तो दोस्तों इसका महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और ये जगह दोस्तों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि अगर एक एक नाम की चर्चा करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप विस्तार के बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं कि उच्च पुरा पाषाण काल। दोस्तों आप लोग कमेंट करके ये बताइए कि अभी हम लोगों ने चर्चा की थी क्या, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। तो दोस्तों ये पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया था, निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। तो ये तीनों विभाजन किसने किया था, लारतेत ने किया था। इसकी चर्चा कर चुके हैं, निम्न पुरा पाषाण काल की, मध्य पुरा पाषाण काल की भी चर्चा कर चुके हैं। अब हम लोग अंतिम सेगमेंट पे चर्चा करेंगे उच्च पुरा पाषाण काल। ये किसका भाग है, पूरा पाषाण काल का। तो दोस्तों ये बेसिकली माना गया है 40,000 से 9,000 ईसा पूर्व। इतिहासकार मानते हैं, अलग अलग इतिहासकारों का मानना अलग है। तो दोस्तों जो निम्न पुरा पाषाण काल के मानव के निर्माता था होमो इरेक्टस, इसका था निएंडरथल। लेकिन ये जो उच्च पुरा पाषाण काल के मानव कौन निर्माता है, क्रोमगनान मानव, ये सबसे बुद्धिमान मानव माना जाता है। तो दोस्तों इसकी विशेषता क्या थी उच्च पुरा, तो पहले जो वाला मानव मध्य पुरा पहाड़ काल का मानव गुफाओं में रहता था, ये निकल के टेंट में रहने लगा। इसे इसलिए क्या कहते हैं, टेंट युग। और मध्य पुरा पाषाण काल को क्या कहते हैं, गुफा युग। और सबसे निम्न पुरा पाषाण युग का मानव कहाँ रहता था, वो उसका कोई स्थान ही नहीं था, वो उसे जहाँ खाने पीने को मिल जाता था वो वहीं रहने लगता था। तो लेकिन ये उच्च पुरा पाषाण काल को दोस्तों क्या कहते हैं, टेंट युग। और इसने क्या किया, इसने सिलाई की विशेषता से परिचित हो गया था। ये मतलब पहला वाला मानव तो इससे पहले वाला जो युग था उसमें वो श्रम के बारे में जान चुका था। इसने क्रांतिकारी आविष्कार कर डाले थे, ये टेंट बनाने लगा था, सिलाई से परिचित हो चुका था। फिर आप सोच रहे होंगे कि ये सिलाई करता तो करता कैसे था। तो दोस्तों सिलाई के लिए 2 चीज़ों की जरूरत होती थी, सुई और धागे की। तो सुई का ये हड्डियों का प्रयोग करता था सुई के लिए, और धागे का ये चमड़े का प्रयोग करता था। तो आप ये तो समझ गए होंगे। इस स्लाइड में आपको याद रखना है कि इस काल के जो मानव का निर्माता था, इस काल का क्रोमगनान मानव था और टेंट युग में रहता था और सिलाई से परिचित हो चुका था। अब दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि पहले वाला मानव तो पाषाण के उपकरण बनाता था, ये हड्डियों का भी प्रयोग करने लगा।
एग्जाम व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और दोस्तों इसका भी पत्थर चेंज हो गया। पहला वाला मानव था वो क्वार्टजाइट पत्थर का प्रयोग करता था। मध्यकाल वाला जो मध्य पूर्व पाषाण काल वाला मानव करता था वो करता था स्फटिक चमकक पत्थर कहते थे। और ये वाला जो उच्च पूरा पाषाण काल का मानव था इसका पत्थर हो गया दोस्तों चालसीडोनी। इन तीनों काल के पत्थरों को आपको याद रखना है, क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल से हम आपको समझा रहे हैं। दोस्तों इसका आपको एक ये भी याद रखना है, जो ये पत्थरों से औजार बनाता था इनके उपकरणों को ब्लेड ब्यूरिन भी कहते हैं। ब्लेड ब्यूरिन मतलब तेज धार वाला ब्लेड में। दोस्तों आपने देखा होगा सैलून वगैरह आप अपने कभी कभी हेयर कटिंग कराने जाते होंगे तो ब्लेड में उसमें कुछ धार होती है ना, तो ये ब्लेड इसके पत्थर कैसे हो गए धारदार दोस्तों। तो आपको ये याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ब्लेड ब्यूरिन उपकरण किस मानव कौन से काल के हैं, तो उच्च पुरा पाषाण काल। दोस्तों आपको ये लोधा नाला वाला भी प्रश्न याद रखना है, बहुत एग्जाम में पूछा जा चुका है कि बेलन नदी घाटी में इसकी हड्डी की बनी हुई एक स्त्री की मूर्ति प्राप्त हुई। कहाँ से प्राप्त हुई? लोधा नाला से। तो ये हड्डी से बनी हुई स्त्री की मूर्ति को दोस्तों क्या कहेंगे? स्त्री देवी। तो आपको एग्जाम में इसमें आपको इस स्लाइड में क्या याद रखना है कि ये चालसीडोनी नामक पत्थर का प्रयोग करता था। ये आपको इस स्लाइड में क्या याद रखना है, ये चालसीडोनी पत्थर का, ब्लेड ब्यूरिंग हथियारों का, और ये लोधा नालों से एक स्त्री की मूर्ति मिली है। बस आपको इतना याद रखना है, अब इतना हो गया सफिशियंट। अब दोस्तों हम लोग उच्च पुरा पाषाण काल से रिलेटेड कुछ और जानते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है? श्रेष्ठ पाषाण काल। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि श्रेष्ठ पाषाण काल कौन है, तो उच्च पुरा पाषाण काल। और इसके उपकरण कौन से हैं? ब्लेड ब्यूरिन यानी तेज धार वाले, और लोधा नाला वाला। तो दोस्तों इस युग की विशेषताएं क्या थी? इसमें नए चकमक उद्योगों का स्थापना हुई। प्रज्ञ मानक यानी होमोसेपियंस का पदार्पण हुआ। क्योंकि दोस्तों जब आपने अभी हम लोग किसी वीडियो में मानवों का उद्भव पढ़ेंगे तो क्रोमेगनान से के बाद में कौन सा आया? होमोसेपियंस, होमोसेपियंस। और ये होमोसेपियंस मानव कौन सा युग चल रहा है? होलोसीन। सबसे पहले हमने आपको यही बताया था, होलोसीन इस समय चल रहा है इस समय। तो अब उच्च पूर्व पाषाण काल से और इम्पोर्टेंट प्रश्न क्या बन सकते हैं उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि हड्डियों से बने उपकरणों का प्रयोग किस काल में शुरू हुआ? तो उच्च पुरा पाषाण काल। प्रश्न अगर पूछा जाए कि दुनिया की प्राचीनतम अस्थि निर्मित स्त्री की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? तो लोहदा नाला से। ये भी हम आपको चर्चा कर चुके हैं। ये दोस्तों एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है और अच्छे अच्छे लोग हो गए हैं क्लीन बोल्ड। प्रश्न क्या पूछा गया था कि प्राचीनतम शुतुरमुर्ग के अंडे के खोल से बने मनकों का निर्माण केंद्र कहाँ से प्राप्त हुआ? प्रश्न आप एक बार फिर से पढ़िए। प्राचीनतम शुतुरमुर्ग के अंडों के खोल से बने मनकों के निर्माण केंद्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो पाटड़े से। पाटड़े दोस्तों कहाँ है? महाराष्ट्र में। ये क्वेश्चन आया था, अच्छे अच्छे लोग हो जाते हैं क्लीन बोल्ड। दोस्तों ये प्रश्न ऐसे भी पूछा जा चुका है कि शुतुरमुर्ग के अंडों पर प्राचीनतम एवं एकमात्र मानव निर्मित चित्रांकन कहाँ हुआ है? तो पाटड़े। तो आपको ये पाटड़े महाराष्ट्र वाला याद रखना है, ये याद रखने हैं लोधा नाला और ये। तो इस तरीके से दोस्तों आपका ये तो हो गया। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं कि और क्या क्या प्रश्न पूछा गया है। जो उच्च पूरा पाषाण काल की अंतिम संस्कृति कौन सी? ये एग्जाम में असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों ये थी मैगडेलियन संस्कृति। और दोस्तों ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि भारत के प्राचीनतम चूल्हे के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो सबसे पहले चूल्हा कहाँ मिला है? बिलासुर गांव, आंध्र प्रदेश में है। दोस्तों ये क्लीन बोल्ड होने वाले प्रश्न हैं, अच्छे अच्छे बोल्ड होंगे, तो आपको ये भी याद रखना है बिलासुर गांव वाला। अब दोस्तों हम पूछे चर्चा करेंगे कि बेलन घाटी से कौन से प्रश्न पूछे गए हैं और बाघोर से कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। तो दोस्तों प्रश्न पूछा जा चुका है कि सर्वप्रथम उच्च पुरा पाषाण काल की संस्कृति के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बेलन घाटी। बेलन घाटी दोस्तों कहाँ है? मिर्जापुर। मिर्जापुर दोस्तों कहाँ है? इलाहाबाद के लगभग पास में है। तो उच्च पुरा पाषाण की संस्कृति के साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए हैं? बेलन नदी घाटी में। बेलन नदी किसकी सहायक नदी है? टोंस नदी की सहायक नदी है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, प्रश्न ये भी पूछा जा चुका है कि किस स्थल से पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण कालीन सात युगीन साक्ष्य मिलते हैं? तो आपको आंसर लगाना है बेलन नदी घाटी। अब दोस्तों हम लोग चर्चा करते हैं कि जो बागोर से प्रश्न पूछे गए हैं। अब लोग बहुत डिटेल से, आपका कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा एग्जाम में, मुझे जहाँ तक पॉसिबिलिटी लगती है। अब बागोर से दोस्तों आपको याद रखना है कि बागोर कहाँ स्थित है? सोन नदी घाटी। हम लोग अब पिछली स्लाइड में चर्चा कर चुके हैं। उत्खननकर्ता कौन है? GR शर्मा और JD शर्मा, इनकी भी चर्चा कर चुके हैं। और बागोर से दोस्तों प्राप्त क्या होता है? निम्न पूरा पहाड़ काल के वृत्ताकार चबूतरा, वेदिका की आकृति, त्रिभुजाकार पत्थर जिसे दोस्तों मातृ देवी का प्रतीक माना जाता है, और बागोर वन से पूरा पाषाणी पूजा पूजा स्थल भी प्राप्त हुए हैं। और बागोर 2 से क्या है? मध्य पाषाणकालीन स्तंभ गर्तों के आवास स्थल प्राप्त हुए हैं। ये बागोर 1 बागोर 2 क्या होता है, कैसे? ये दोस्तों ये बागोर है। तो जब आप इसके ऊपर से उत्खनन करेंगे, क्षेत्रीय उत्खनन कहेंगे,
तो ये जब उत्खनन करेंगे, क्षैतिज उत्खनन तो बहुत कम हुआ, क्षैतिज उत्खनन भारत में कम क्यों हुआ, क्यों नहीं हो रहा है, उसकी भी चर्चा हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे तो वहाँ करेंगे। तो दोस्तों ये जब लंबवत उत्खनन किया जाता है तो पहली परत मिलती है, फिर उसके बाद परत मिलती है। तो जो पहली परत मिलती है उसे बागोर वन कहते हैं, जो दूसरी परत मिलती है उसे बागोर टू कहते हैं। दोस्तों आज हम लोगों ने किसकी चर्चा की, आज के हम लोगों ने चैप्टर की हम लोग चर्चा कर रहे हैं निम्न पुरा पाषाण काल। तो फिर उच्च पुरा पाषाण काल के विस्तार क्षेत्र कौन है, ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। राजस्थान में बोड़ा पुष्कर, गुजरात में बिसादी, ये सब एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। उसमें एग्जाम में दे देगा पेसरा कौन सा पाषाणकालीन स्थल है, तो आपको आंसर लगाना है उच्च पुरा पाषाण काल। त्रिपुरा में अहोरा बाखोई, उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी, मध्य प्रदेश में बागोर, भीमबिटका, बबुरी, रामपुर, जोहदा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि अगर एक एक स्थल की चर्चा करेंगे तो बहुत चर्चा हो जाएगी। दोस्तों अगर आपको वास्तव में ये आज का पूरा पाषाण काल का अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो जिन लोगों ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है सब्सक्राइब कर दें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तो जिससे जिन लोगों का पाषाण काल का कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो वो लोगों का क्लियर हो जाए। अब अगली वीडियो में दोस्तों हम लोग चर्चा करेंगे मध्य पाषाण काल, और मध्य पाषाण काल से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं सब पे एक एक का उनका करेंगे पोस्टमार्टम। थैंक यू दोस्तों, फिर अगली वीडियो में मिलेंगे।